मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपन 2 का चैप्टर पढ़ रहे थे, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद उसके कुछ अनुप्रयोग थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न निकायों से, वो भी अपने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि आवेशित चालक की सतह पर लगा बल, कि कोई आवेशित चालक है उसकी सतह पर कितना बल लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अपने पास एक कोई, जैसे मान लो ये मैंने एक चालक माना है, कोई गोला है जो कि चालक है। तो अपने को पता है कि जब अपन चालक को कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है, कुछ इस प्रकार से। और जब ये संपूर्ण सतह पर फैलेगा तो देखो एक ही प्रकार का आवेश है, जैसे धनात्मक आवेशित किया तो मैंने ये धन चार्ज है यहाँ पे। अब सबसे पहले अपन पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि कोई 2 समान प्रकृति के आवेश होते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको करेगा। मीन्स प्रत्येक एक आवेश पर दूसरे के कारण क्या लगता है, बल लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आवेश इसके किसी भाग पर स्थित है, तो इस सतह के जो सतह है उसके एक भाग पर उपस्थित आवेश पर अन्य शेष जो भाग बच गया उस पर उपस्थित आवेशों के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। बात आई क्या समझ में? तो इस प्रतिकर्षण बल का मान अपन निकालेंगे यहाँ पे। अब ये तो मैंने एक टुकड़े की बात की, इसमें एक अल्पांश की बात की है। इसी प्रकार अगर मैं इसको पूरे को अल्पांशों में विभाजित करूं तो प्रत्येक एक अल्पांश में बाकी सभी शेष अल्पांशों के कारण क्या लगेगा, बल। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि इस पृष्ठ पर एक बल लगता है जिसकी दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या लगता है कि बल लगता है, सभी दिशाओं में लगेगा बाहर की ओर, लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर। अब ये जो बल है यही अपने को निकालना है। फिर बल से अपन क्या निकाल लेंगे, बल से अपन दाब निकाल लेंगे, क्योंकि 11th क्लास में याद हो तो आपको पढ़ा था अपन ने, दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब। तो वो अगर अपने पास बल आ जाएगा तो अपन क्या निकाल लेंगे, उससे दाब भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन बल की बात करते हैं। तो यही अपन ने बताया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश चालक की बाह्य सतह पर समरूप वितरित हो जाता है, जिससे पृष्ठ के एक भाग पर शेष अन्य भागों के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात चालक की सतह पर एक परिणामी बल उत्पन्न होता है, और अगर प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर यह परिणामी बल हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत दाब। अब इसकी गणना करने के लिए अपन ने क्या माना कि अपने पास एक आवेशित चालक है, आवेशित चालक पृष्ठ है ABC, और जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक आवेशित गोलीय चालक मैंने माना है, ये आवेशित एक गोलीय चालक है, प्लस Q आवेश से आवेशित है, और इसका आवेश घनत्व माना है अपन ने, अपने को आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी सिग्मा। इसको नाम दे देता हूँ, ABC नाम दे रखा है, ABC। अब इस चालक के इस सतह की गोलीय कोश है, एक कोश भी मान सकते हो आप, चालक गोला भी मान सकते हो, क्योंकि आवेश के लिए तो दोनों समान व्यवहार दर्शाएंगे। तो इस सतह के ठीक आंतरिक भाग में और ठीक बाह्य भाग में ये जो मैंने बिंदु दर्शाए हैं 2, ये बिल्कुल इसके आंतरिक और बाह्य भाग में, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस सतह के जस्ट अंदर यहाँ पे, और ये इसको जस्ट इसके बाहर है, एकदम सरफेस के पास में है, इस सतह बिल्कुल पास है, लेकिन अपन ने इसको थोड़ा सा दूर रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों बिंदु माने मैंने, तो ठीक बाहर और ठीक अंदर माने, तो बाहर वाले बिंदु को मैंने नाम दिया P1 और अंदर वाले बिंदु को मैंने नाम दिया है P2। तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने माना है। तो बाह्य बिंदु जो यहाँ पर है ये जस्ट इस सरफेस के पास में है, तो चालक के कारण इसके ठीक बाहर जो बिंदु होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं कितनी होती है,
E इज इक्वल्स टू, कल पढ़ा था अपन ने, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो वो होता है। अब बिंदु P1 है यहाँ पे बाहर, तो मैं कह सकता हूँ कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने EP1 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1। चालक के आंतरिक भाग में आवेश का मान शून्य, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सारा आवेश उसकी बाह्य सतह पर फैल जाता है, तो आंतरिक सतह पर आवेश का मान कितना, जीरो। जब आंतरिक सतह पर आवेश का मान जीरो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, जीरो। और ये अपन पहले निकाल चुके हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। तो अंदर तो कौन सा बिंदु है, P2, तो EP2 बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ये समीकरण। अब अपन ने क्या किया कि इस सतह को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग तो लेते हैं इसका एक अल्पांश ले लें, जिसके ऊपर अपन बाकी के कारण बल निकालेंगे, ठीक है। तो उसको दो भागों में डिवाइड किया मैंने। तो एक भाग तो देखो ये मैंने इस प्रकार से दर्शाया है, एक भाग मैंने ये लिया AB, ठीक है। ये AB यहाँ से कट किया मैंने, ये वाला, इस A को अपन यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो AB के हिस्से में कुछ आवेश आएगा, मैंने मान लिया आवेश कितना आया, DQ। तो ये दोनों बिंदु तो इसके लिए भी होंगे, देखो ये यहाँ से मैंने कट किया, तो ये बिंदु तो इसके लिए होंगे, मीन्स ये होगा P1 और ये होगा P2, होगा कि नहीं। और इसका जो शेष भाग बच गया नीचे का, जो शेष भाग बच गया वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका शेष भाग बच गया, ये इसके शेष भाग को मैंने नाम दिया ACB। तो इसका जो बचा हुआ आवेश है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब ये बिंदु यहाँ पर, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दिया, तो यही बन गया। तो ये दोनों जो बिंदु हैं P1 P2 वो यहाँ पर भी होंगे, ये P1 और ये P2। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको मैंने नाम दिया है E1। और इस ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है, चाहे वो कहीं भी हो, इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर, उसको मैंने नाम दिया E2। क्लियर है। तो इस बिंदु A, इस अल्पांश के कारण P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे इस बिंदु की बात करूँ और इस बिंदु की, तो ये अल्पांश है कि ये सीधी रेखा हम अपन मान सकते हैं, तो ये इसके इधर बाहर की ओर, ये इसके इधर बाहर की ओर। तो इस स्थिति में यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण मैंने नाम दिया है, मैंने कहा AB के कारण जहाँ भी होगी उसको E1 नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पर नाम दिया E1 और यहाँ पर नाम दिया है E1। क्लियर है। इन दोनों के कारण ACB के कारण दोनों बिंदुओं पर है, वो मैंने E2 नाम दिया। अब मैंने देखो यहाँ पे दिशा बाहर क्यों दर्शाई है, ये एक अल्पांश है, अल्पांश है तो इसको एक बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। और बिंदु आवेश के कारण धन आवेश है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ इस बिंदु पर लंबवत इधर बाहर की ओर, इस बिंदु पर लंबवत इधर बाहर की ओर, क्योंकि ये तो एक अल्पांश है, तो अल्पांश से इधर और इधर। अब इसके आए ACB, ये बहुत ज़्यादा आवेश, क्योंकि ये सतह ज़्यादा बच गई, इस सतह ज़्यादा बच गई, तो ये दोनों बिंदु इसके लिए दोनों बाहर की ओर ही होंगे, और दोनों बाहर की ओर ही होंगे। तो उस स्थिति में बिंदु P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी ऐसे E2, और इस पर भी होगी ऐसे E2। यहाँ इधर नहीं दर्शाई, इसकी क्यों नहीं दर्शाई, क्योंकि सारा का सारा आवेश इधर है, तो इससे बाहर की ओर हो गए दोनों बिंदु, बाहर की ओर दोनों बिंदु हो गए, तो दोनों की दिशा इस साइड में। तो बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके कारण प्लस इसके कारण। और देखो दोनों समान दिशा में हैं, तो दोनों सदिश योग होगा तो जुड़ जाएंगे। अब बिंदु P2 पर, तो बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या आएगी, दोनों के कारण जुड़ेंगे लेकिन सदिश योग है, तो देखो
इसके कारण डायरेक्शन इधर है, इसके कारण डायरेक्शन इधर है। देखो बिंदु P2 पर दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत है, और विपरीत है तो क्या करेंगे, दोनों एक जुड़ेगा और एक घटेगा, परिणामी आएगी। तो ये देखें कैसे आता है, यही अपन ने बताया है कि चालक के पृष्ठ को एक अल्पांश AB तथा शेष पृष्ठीय भाग ACB में विभाजित कर सकते हैं। माना अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी मानी है अपन ने, E1 वेक्टर, और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है, E2 वेक्टर। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखा था, EP1, परिणामी को EP1 कहा था, लेकिन ये दोनों के कारण है तो E1 प्लस E2 प्लस आएगा, दोनों सेम दिशा में है तो यही लिखा है EP1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। और बिंदु P2 पर तीव्रताओं की दिशा विपरीत है, अभी बताइए अपन ने, देखो इस पर इधर है, इस पर इधर है, तो तीव्रता की दिशा विपरीत है तो दोनों एक से दूसरा माइनस होगा। साथ ही P2 बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो किससे रिप्रेजेंट की अपन ने, EP2 से, तो ये बनेगा परिणामी EP2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। बोलो बात समझ में आई, ये समीकरण 4। अब देखो EP2, ये तो P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परिणामी, वो तो अपन ने यहाँ से शून्य बताई है क्योंकि आंतरिक भाग में है, तो मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू शून्य होगा तो E1 इज इक्वल्स टू E2। इसका मतलब है दोनों, चाहे AB अल्पांश ले लो चाहे ACB अल्पांश ले लो, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा। क्लियर है, ओके। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तो थी EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो EP1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट यहाँ रखें तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर E1 प्लस E2। लेकिन समीकरण 5 तो कहते हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, बराबर है तो E1 के बराबर E2 रख सकते हैं, E2 के बराबर E1 रख सकते हैं। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, देखो ACB के कारण अल्पांश AB पर बल निकाल रहे हैं, ACB के कारण अल्पांश AB पर बल निकाल रहे हैं। इसका मतलब ACB के विद्युत क्षेत्र में अल्पांश AB रखा है, अर्थात आवेश DQ रखा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र निकालना अपने को, तो इसका विद्युत क्षेत्र तो अपन ने E2 से डिनोट किया था, तो इस समीकरण को अपन E2 में रखते हैं। इसका मतलब E1 बराबर क्या रखते हैं, E2 रखते हैं। तो E2 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये बन गया 2E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो E2 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। आप इसको E1 के बराबर भी कह सकते हो अगर E1 की फॉर्म में ले तो, लेकिन अपने को ACB के कारण निकालना है तो E2 को नाम दिया इसको। तो ये जो है ये ACB भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस ACB भाग के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें ये अल्पांश AB रखा हुआ है, तो इस पर बल कितना लगेगा, तो इस पर बल लगेगा, इस पर आवेश कितना है, अल्पांश है तो आवेश अल्प होगा, अपन ने मान लिया DQ है। तो अपन ने क्या माना कि AB भाग पर उपस्थित आवेश क्या है, DQ। तो पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा होता है तो उस पर बल लगता है F इज इक्वल्स टू QE। F होता है बल, Q होता है वो आवेश जो उस विद्युत क्षेत्र में रखा है, E वह विद्युत क्षेत्र जिसमें आवेश रखा है। तो वो अपन ने लिखा था, उसी से लिखा है अल्पांश था तो उस पर बल भी अल्प लगेगा तो वो होगा DF इज इक्वल्स टू E2 विद्युत क्षेत्र जिसमें रखा है इंटू DQ, मतलब Q इंटू E के फॉर्म में रखा है। DQ इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू DS। ये कहाँ से लिखा अपन ने, ये अपन ने लिखा है पृष्ठ आवेश घनत्व से। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या था, DQ अपॉन DS। तो यहाँ से DQ बराबर क्या बना, सिग्मा इंटू DS। तो ये DQ बराबर सिग्मा इंटू DS, इस DQ की जगह रख दिया इसको। ओके, इसके बाद अपने को क्या मिला, DF बराबर मिल गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये तो सिग्मा की फॉर्म में। अगर विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में चाहिए अपने को तो विद्युत क्षेत्र के लिए अभी लिखा अपन ने E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है क्या, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एप्सिलॉन
ये एप्सिलॉन और 2 और इंटू ds, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल आउट, क्या बचा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 ds। ये आ गया उस सतह पर, उस अल्पांश AB पर लगा बल। लेकिन अल्पांश थोड़ी चाहिए अपने को, संपूर्ण सतह पे चाहिए। तो संपूर्ण सतह के लिए अपन क्या करें, उसका समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तो df का समाकलन f और दोनों के सरफेस इंटीग्रल लग जाएगा। पृष्ठ समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इज इक्वल्स टू पृष्ठ समाकलन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 ds। ये आ गया उस चालक की सतह पर लगा बल जो अपने को ज्ञात करना था। अब अपन दाब भी निकाल सकते हैं। तो दाब क्या होता है, दाब अभी मैंने परिभाषा बताई, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11th क्लास में पढ़ी थी कि किसी चालक के या कोई भी क्षेत्रफल है उसकी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, कोई निकाय के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। तो वो बनता है P बराबर F अपॉन A। ये अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, P बराबर F अपॉन A। यहाँ पे F है तो उसको अल्पांश को df कहा है और उस अल्पांश के क्षेत्रफल को क्या कहा है, ds कहा है। तो P बराबर क्या बना, df अपॉन ds। ठीक है, तो P बराबर वही लिखा अपन ने, P बराबर df अपॉन ds। df का मान यहाँ से रखा तो ds से ds कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म्स बच जाएंगी सिर्फ। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो ये आता है उस चालक की सतह पर लगा दाब और ये आता है चालक की सतह पर लगा बल। तो इस प्रकार से अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चालक की सतह पर लगा बल अपन कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसी दाब को, ये आवेशों के कारण दाब लग रहा है, इसलिए इसी दाब को अपन क्या कहते हैं, विद्युत दाब कहते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपके कुछ डाउट्स थे, उसमें चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन था कि एक बिंदु आवेश Q एक a मीटर भुजा वाले घन है तो सभी भुजाएं समान होंगी, के एक तल पर स्थित है, रखा है। तो घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन की प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स की गणना करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो, एक घन आपके पास में, ये घन है, एक घन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये घन कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। अब इसमें देखो, फलक की बात की, एक तल की बात की है, तो इसके तल ये हैं, एक तल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक पीछे, एक आगे। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तल हो गए इसमें। ठीक है, अब इसके एक तल पर है, मैंने मान लिया इस तल पर रखा हुआ है क्या, Q आवेश, इसकी भुजा कितनी A। अब ये Q आवेश इस तल पर रखा है तो इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स के लिए याद हो तो गाउस का नियम क्या कहता है कि एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कैसा भी हो सकता है, तो उसमें ये आवेश परिबद्ध होना चाहिए। तो परिबद्ध होने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और घन की कल्पना करते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है और उसका एक फलक यही है, उसका एक फलक क्या है, यही है। इस प्रकार से मैंने एक इसके साथ और जोड़ दिया घन। तो ये अब देखो, ये आवेश Q पूरा परिबद्ध हो गया, कवर हो गया। तो उस स्थिति में गाउस के नियम से यहाँ से इससे जो फ्लक्स गुजरेगा, इस आवेश के कारण जो इस परिबद्ध जो कुल आपका गाउसियन पृष्ठ है उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, वो फाई E बराबर होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से पढ़ा आपने। तो यहाँ पर इन दो घनों से निकला है, तो अपने को तो एक ही घन से चाहिए, एक घन से चाहिए, तो दो घनों से इतना, दो घनों से निर्गत फ्लक्स इतना, तो एक घन से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, फाई ई डैश बराबर हो जाएगा समेशन Q का मान तो Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दो से इतना तो उसका आधा कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आ गया एक घन से संबद्ध फ्लक्स। तो पहले का आंसर आ गया कि घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इतना। अब प्रत्येक फ्लक्स से पूछ रहा है, फलक यही है,
1 2 3 4 5 6, लेकिन जिस फलक पे रखा है उससे तो निर्गत होगा ही नहीं, क्योंकि उस पर तो वो रखा ही है। तो बच गए कितने, 5 फलक बच गए। तो ये जो फलक्स है ये 5 फलकों से निर्गत है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 5 फलकों से संबद्ध फलक से, 5 फलकों से संबद्ध फलक से फाई ई डैश बराबर कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रत्येक फलक से पूछा इसने, तो एक फलक से संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई ई डबल डैश बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में 5, तो हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। तो एक आंसर अपना ये और एक आंसर ये। क्लियर है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करो कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। कब नहीं टकराएगा, जब वो उधर से इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहा है और इधर से चालक उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रही है प्लेट, तब दोनों एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। तो उस स्थिति में इसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा विभव का मात्रक होता है वोल्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल होते हैं, माइनस के 19 जूल होते हैं। तो अब देखो अपन पहले तो अपन ये करें कि इसके दे क्या रखा अपने को, एक तो आर दे रखी है, दूरी दे रखी है अपने को, तो वो दूरी देखो कितनी है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 5 mm दे रखा है। इसको चेंज कर लें अपने मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितना आएगा, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 टू पावर ये -3, तो ठीक है 10 टू पावर -3 मीटर हो गया। एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसको त्वरित किया है, तो कितनी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेंज कर लें इसको जूल में, तो 1000 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये बचेगा 1.6, ये 10 टू पावर 3 -19, ये बनेगा 10 टू पावर -16 जूल। इतनी ऊर्जा तो उस इलेक्ट्रॉन की है। अब जब उसको दागा जाता है तो उस पर कितना बल भी लगेगा, और उस बल के विरुद्ध जो कार्य करेगा, हम लोग जानते हैं कि जब बल के विरुद्ध क्या किया जाता है, कार्य, और वो कार्य उसकी किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे कार्य के लिए आपको क्या चाहिए, बल और दूरी, क्योंकि कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। तो यहाँ पे R जो है तो F चाहिए, तो F बराबर क्या होता है कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण, तो ये लिख लेते हैं कि चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद होगा आप लोगों को, सिग्मा अपॉन चालक के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अचालक के लिए था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चालक प्लेट के लिए। विद्युत क्षेत्र मिल गया, तो F मिल जाएगा अपने को बल। तो बल क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F बराबर QE। Q का मान आवेश इलेक्ट्रॉन है तो E, और E का मान ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगा, तो इस बल के विरुद्ध भी वह अगर प्लेट की तरफ जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो कार्य क्या हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कार्य ही क्या होगी, ऊर्जा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा U बराबर W बराबर F इंटू R, बल गुणा
विस्थापन, तो बल कितना, बल है ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और विस्थापन कितना आर। ये ऊर्जा एक समीकरण और ये ऊर्जा की दो समीकरण। तो इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे उसको लगानी पड़ेगी और ये उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बराबर होंगी तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या बनेगा, E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻16। सिग्मा ही तो चाहिए अपने को, जो न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू होगा 1.6 इंटू 10⁻16 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में ई और गुणा में आर। मान रख दो सारे, मान रखोगे तो 1.6 गुणा 10⁻16 और गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान तो आप जानते हो 8.85 गुणा 10⁻12 अपॉन में ई का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम और आर कितनी, ये रही 5 गुणा 10⁻3। अब इनको अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो 1/6 से 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में 10⁻16 और -12 है, कितनी हो गई, ये हो गई 28, माइनस की 28 और अपॉन में हो गई -19 और -3, ये हो गई माइनस की 22। ऊपर जाएंगे तो बचेगी माइनस की 6 और 8.85 में 5 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपको मिलेगा 1.77 इंटू 10⁻6 और सिग्मा की यूनिट क्या होती है, सिग्मा की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। वो तब नहीं टकराएगा जब तक कि दोनों बल जो आपस में लग रहे हैं, प्लेट उस पर लगा रही है और इलेक्ट्रॉन उधर जाने में जो ऊर्जा अपनी खर्च कर रहा है, वो दोनों क्या हों, बराबर होंगे ऊर्जाएं। तो वो ऊर्जाएं बराबर कब होंगी, ये तो अपने को दे रखी है, वो अपन बल से निकाल लेंगे और बल के विरुद्ध जा रहा है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होती है, ऊर्जा। ये ऊर्जा उस तरह से आ गई, दोनों बराबर होंगी, कैलकुलेशन कर लिया, सोल्व हो गया। ये आपके 2 के चैप्टर के कुछ डाउट्स थे। चैप्टर नंबर 1 से भी आपके कुछ क्वेश्चंस के डाउट थे। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि 2 समान धातु के गोले जिन पर आवेश है +10 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं, यदि एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। Q1 दे रखा है +10 माइक्रोकूलम और Q2 दे रखा है -20 माइक्रोकूलम और दोनों मैंने मान लिया कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर है। ठीक है, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो सिंपल सी बात है, प्रारंभ में इन दोनों के मध्य विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा। ओके, तो बल क्या होता है, कूलाम के नियम से F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R का मान दे नहीं रखा, K का मान अपने को पता है लेकिन अपन नहीं रख रहे क्योंकि तुलना करनी है, अनुपात निकालना है, तो K कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, इसलिए अपन ने सिर्फ Q1 और Q2 का मान रखते हैं। तो मान रखें तो Q1 का मान अपने पास में आता है 10। अच्छा, इनको कूलम में चेंज करें तो आप कूलम में चेंज कर सकते हैं। आपके पास में आएगा 10 और इनटू में आता है 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई में -20 10⁻⁻6 और अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखें अपने पास क्या आता है, F इज इक्वल्स टू K। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा और ये आपके पास में आता है 200। ओके, और ये हो जाता है अपने पास में मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 -6 ठीक है, और अपॉन में R स्क्वायर। इतना फोर्स लगा प्रारंभ में। अब इनको क्या किया, एक दूसरे के संपर्क में लाए और पुनः उतनी दूरी पर ले जाके रख दिया।
जब संपर्क में लाएंगे तो आवेश Q1 को मैं इसके संपर्क में लाया Q2 के, तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों पर आवेश का मान क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। समान हो जाएगा तो 10 तो ये प्लस का, -20 ये, दोनों पर आवेश का मान समान होना चाहिए। तो पहले तो कुल आवेश कितना बचेगा, फिर वो दोनों में समरूप विभाजित होगा। तो जब इनको अपन लेकर जाएंगे तो अपने पास बचेगा Q = Q1 + Q2/2। पहले दोनों पर समान विभाजित होगा, समरूप जाएगा उधर उधर, फिर जो बचेगा उसका आधा हो जाएगा। तो Q1 और Q2 का बचेगा। तो Q बराबर क्या बना, Q1 कितना प्लस का 10, Q2 कितना माइनस का 20 और अपॉन में 2। तो कितना बचा, माइनस का 10/2 और माइनस का 5 माइक्रो कूलम बचा। तो अब ये Q1 पर भी इतना, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर ये इतना बचेगा। अब इनको उतनी दूरी पर रख दिया तो बल कितना लगा, तो F डैश बराबर ये भी माइनस Q1 में डैश, फिर Q2 डैश भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 5 × 10⁻6 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻6 और अपॉन r²। दूरी समान रखी अपन ने, क्या बन गया, F डैश बराबर बन गया K × 25 × 10⁻12 और अपॉन में r²। ये समीकरण नंबर 2। ये बाद का बल आ गया जब उनको पुनर्वितरण करवा दिया। अब इसका और इसका अनुपात पूछा है तो F/F डैश = देखो समीकरण 1 और 2 में ऊपर भी K कैंसिल आउट हो गया, 10⁻12 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में r² कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा माइनस का 200 अपॉन में 25 को से अपन 200 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिजल्ट मिला। तो F/F डैश अपने को मिला -8/1। तो अनुपात में लिखें तो आप इसको लिख सकते हो F/F डैश बराबर -8/1। इस प्रकार से इसका आंसर आता है। क्लियर है? ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश +2Q -Q और -Q को क्रमशः A, B और C पर चित्रानुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये पूरा निकाय, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। देखो यहाँ -Q, यहाँ -Q, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और द्विध्रुव की परिभाषा अपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। द्विध्रुव क्या था कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो बना निकाय द्विध्रुव कहलाता है, और उस निकाय या उस द्विध्रुव के एक आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ देखो -Q मतलब समान प्रकृति के हैं, परिमाण समान है, प्रकृति भी समान है, विपरीत नहीं है, इसका मतलब ये द्विध्रुव नहीं है। तो यहाँ पे देखो यहाँ +2Q है तो 1 + Q तो इसके लिए इसके साथ और 1 + Q इसके साथ। तो यहाँ 1 + Q -Q 1 + Q -Q, इसका मतलब कितने द्विध्रुव हो गए? 2। और जो द्विध्रुव हैं, इन द्विध्रुव से द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की P से डिनोट करते हैं। तो मैं पहला द्विध्रुव मान रहा हूँ AB, द्विध्रुव AB का द्विध्रुव आघूर्ण मैं P1 से डिनोट कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी तो क्या आएगा? एक आवेश का परिमाण, तो इसके हिस्से में 1 + Q आएगा -Q, तो Q और गुणा में दूरी A। दिशा कैसे होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो इसकी दिशा हो जाएगी B से A की ओर, ये दिशा होगी P1 वेक्टर की। तो दिशा हो जाएगी BA वेक्टर की दिशा में। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा द्विध्रुव दूसरा द्विध्रुव कौन सा है? AC का द्विध्रुव आघूर्ण किससे डिनोट किया है? P2 वेक्टर से। क्या होगा? फिर से आवेश का मान है Q, बीच की दूरी A, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो इसकी दिशा हो जाएगी ये
तो ये दिशा हो जाएगी किसकी, ये दिशा हो जाएगी P2 वेक्टर की। तो दिशा हो गई CA वेक्टर की दिशा में। अब देखो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन देखो दिशा क्या है, भिन्न भिन्न। तो अपने को तो परिणामी चाहिए, तो परिणामी समान परिमाण के हैं और भिन्न भिन्न डायरेक्शन है, तो परिणामी होगा परिणामी दोनों के मध्य में, और परिणामी को नाम दिया मैंने P वेक्टर। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का परिणामी अपन ने पढ़ा था, चूंकि अपन जानते हैं A वेक्टर व B वेक्टर का परिणामी आप लोग जानते हो, 11th क्लास में पढ़ा था R इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। थीटा होता है A वेक्टर और B वेक्टर की दिशा के मध्य बना कोण। यहाँ पे थीटा कितना, देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो ये देखो ये रेखा इधर बढ़ रही है, ये रेखा इधर बढ़ रही है, तिर्यक रेखाएं हो गई क्या, तो ये पूरा कोण कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के मध्य बना कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से इसका परिणामी की मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो P बराबर क्या बनेगा, P बराबर बनेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। लेकिन देखो P1 और P2 का परिमाण तो समान है, चूंकि P1 वेक्टर और P2 वेक्टर का परिमाण क्या है समान है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P1 और कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना, थीटा है, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। ये मान आप यहाँ रखेंगे तो ये क्या बना, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, ये देखो ये बन गया 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, P1 स्क्वायर ये बच गया 3P1 स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो बनेगा अंडर रूट 3P1 और P1 का मान तो ये रहा Q इंटू A, तो यहाँ से P बराबर क्या बना अंडर रूट 3Q इंटू A। ये आता है इसका परिणामी और इसकी दिशा होती है इस दिशा में, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो गया। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो क्लियर हो गए हैं। 2 का चैप्टर है, उसका थोड़ा सा पार्ट अपने पास और बचा है, उसको अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।